कर्नल जे सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय दिया। सर, एक वीडियो पीएलए की तरफ से फिर जारी किया गया है। गलवान में जो 15-16 जून 2020 को झड़प हुई थी उसका ही वीडियो है, लेकिन 4 साल बाद एक बार फिर से इस वीडियो को जारी करना, क्या मैसेज बीजिंग की तरफ से दिल्ली को दिया जा रहा है सर? राजेश जी, ये जो वीडियो जारी किया है चीन ने तकरीबन 4 साल गलवान वैली क्लैश के बाद, और इस वक्त जारी करना जब भारत में चुनाव चल रहे हों, क्लियरली चीन के मंसूबे हैं कि इसमें वीडियो को रिलीज करके चुनाव में कोई ना कोई एक पोलराइजेशन टाइप किया जा सके, ताकि क्योंकि चीन अच्छी तरह जानता है कि गलवान वैली क्लैश जो हुआ 4 साल पहले, वो भारत के लिए बड़ा इमोटिव इशू है। हमारे 20 जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी देश के लिए, और तकरीबन 40 से 100 चीनी सैनिक मारे गए थे। हालांकि आज तक चीन ने कभी अपने मरे हुए सैनिक की टोटल नंबर्स की कभी पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो कई मीडिया की खबरों से है, विदेशी मीडिया की खबरों से है, 40 से लेकर 100 के बीच में है। तो चीन का इस वक्त ये वीडियो जारी करना क्लियरली इलेक्शंस को पोलराइज करने के नजरिए से है। इलेक्शंस में ऐसा एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की नजरिए से है, ताकि उसका वो इन द लॉन्ग रन वो फायदा उठा सकें। तो मेरी राय में ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। साथ में मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, हालांकि हमारे डिस्कशन का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन 18 महीने के बाद कुछ दिन पहले चीन ने अपने राजदूत को अनाउंस किया भारत के लिए, और वो फौरन भारत आ गए। 18 महीने तक अपना राजदूत भारत में अनाउंस नहीं करना, चुनाव के बीच में अपना राजदूत अनाउंस करना, कोई ना कोई इनकी तारें जुड़ी हैं, जो जैसे समय बीतेगा इसका खुलासा और सामने होगा। ठीक है सर, 2-3 पॉइंट, क्योंकि हाल ही में चीन ने इंफॉर्मेशन सपोर्टिव फोर्स का गठन किया था। क्या हम ये माने कि जो प्रोपोगेंडा चीन दुनिया भर में फैलाना चाहता था उसकी शुरुआत भारत से हो रही है? इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स का गठन किया था उसने। राजेश जी, चीन का जो इंफॉर्मेशन पे कंट्रोल करने की मुहिम है, वो आज से शुरू नहीं हुई है। वो बहुत साल पहले ही शुरू हो चुकी थी, और ऑफिशियली तब दुनिया को पता चला जब 17 जनवरी 1999 को एक किताब लिखी गई, 2 चीनी सेना के कर्नल ने। किताब का नाम था अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर। ये किताब उस दिन प्रकाशित हुई जब गल्फ वॉर या ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की 8वीं एनिवर्सरी थी। हम सारे जानते हैं कि गल्फ वॉर या डेजर्ट स्टॉर्म 17 जनवरी 1991 को शुरू हुआ था, और एक किताब ठीक उसी दिन 8 साल बाद रिलीज की गई। लेकिन विडंबना की बात यह है कि ये किताब को ज्यादा दुनिया में पता नहीं चला, भारत में पता नहीं चला। बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों ने भी इस किताब को ना पढ़ा, ना इस किताब के बारे में उनको आज तक जानकारी है। लेकिन इस किताब में साफ लिखा गया है कि आने वाले समय में जो युद्ध होंगे वो जमीन, समुंदर और हवा में तो होंगे, लेकिन इसके अलावा जो भी चीज वेपनाइज हो सकती है, चाहे सूचना हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कुछ भी हो, जो चीज वेपनाइज हो सकती है, व्यापार हो, वो चीज वेपनाइज होगी। तो ये किताब अब जैसे जैसे वक्त बीता है, और ये किताब अब काफी चर्चा में आने लग गई है, क्योंकि अब लोगों को समझ आ रही है कि इस किताब ने तो ऑलरेडी 20-25 साल पहले हमें बता दिया था कि क्या होने वाला है। दूसरी चीज, 2014 को चीन की सेना पीएलए ने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो दुनिया में किसी कोने में किसी देश के साथ सारी 6 डोमेन में लड़ने के लिए तैयार है। और वो 6 डोमेन है समुंदर, जमीन, हवा, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस। अगर हम इन 2 चीजों को जोड़ें तो चीन ने बहुत दशक पहले ही दुनिया को बता दिया था कि आने वाले समय में उसके मंसूबे क्या हैं, वो आने वाले समय लड़ाई कैसे करेगा, जिसमें हर चीज वेपनाइज होगी, हर डोमेन का इस्तेमाल होगा। तो ये आज की बात नहीं है, ये बहुत दशकों पहले है।
हाँ, अभी क्योंकि लोगों को समझ आ रही है कि चीन कितना बड़ा खतरा भारत के लिए है, दुनिया के लिए, तो ये चीजें काफी चर्चा में आ रही हैं, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में तो बहुत दशक पहले ही थी। जी, एक पॉइंट और, क्योंकि 2020 से ही एलएसी पर टेंशन है, खासकर पूर्वी लद्दाख की बात करें तो डेमचौक की बात करें, डेपसांग की बात करें, अभी भी वहां पर आमने सामने दोनों देशों की फौजें हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति है क्या सर? वास्तविक मौजूदा हालात हैं क्या? बफर जोन बनाए गए हैं, मिरर फेस डिप्लॉयमेंट है, खबरें यहां तक आती हैं कि 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पे इंडिया नहीं जा सकता है। मौजूदा सच्चाई क्या है सर? क्या हालात हैं? राजेश जी, पहले तो आपका प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आपके दर्शकों को ये समझना होगा कि ये गलवान वैली क्लैश हुआ क्यों। जी हमारा जो आखिरी क्लैश हुआ था चीन के साथ, वो 1962 वॉर के बाद 1967 का नथुला की लड़ाई थी। और जी उसके बाद सोमद्रंग चू का किस्सा हुआ, लेकिन उसमें कोई जान नहीं गई, कोई गोलियां नहीं चली। तो 1967 के बाद 2020 में ये लड़ाई झगड़े क्यों हुए, जिससे कई सैनिकों की मौत हुई, भारत की भी और चीन की भी। इसका कारण ये है कि 5 अगस्त 2019 को जब भारत ने धारा 370 हटाई, ओके। इससे चीन को काफी गुस्सा आ गया, क्योंकि हम सारे जानते हैं कि अक्साई चिन जो भारत का अटूट हिस्सा है, वो अब चीन के कब्जे में है, और 1/3 जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है, वो भी भारत का अटूट अंग है। लेकिन हकीकत यह है कि ये उनके कब्जे में है, इससे कोई छुपा नहीं सकता इस हकीकत को। अब जब बिल्कुल सर। भारत ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई, इससे पाकिस्तान और चीन काफी गुस्सा हो गए, और कुछ दिन बाद फौरन पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष 5 अगस्त के कुछ दिन के अंदर ही चीन गए। वहां पे जी। चीन के सीनियर लीडर शी जिनपिंग से ही मिले, और वहां पे चीन ने ओके। आश्वासन दिया कि हम इस चीज को हल्का नहीं लेंगे। और भारतीय सेनाध्यक्ष पाकिस्तान सेनाध्यक्ष के विजिट के बाद, चीन के एक हफ्ते बाद, चीन के डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान गए और पाकिस्तानी हुकूमत को आश्वासन दिया कि हम इस चीज को लाइंग डाउन नहीं लेंगे। और उसके बाद चीन ने तैयारी शुरू की, और ये जो गलवान वैली का हादसा हुआ, ये पूरी चीन की सोची समझी रणनीति थी धारा 370 हटाने के विरोध में। अब हालांकि उससे कई साल पहले हमारे 4 बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुए थे चीन के साथ, जो कि मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स कहते हैं। बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट 1993 का, जिसके तहत ये सारा डिसाइड हुआ था कितना बफर जोन होगा, कैसे कैसे सैनिक पेट्रोल करेंगे, उनके पास हथियार नहीं होंगे, सब चीजें थी, और कई दशकों तक शांति भी रही एलएसी पे। लेकिन सब कुछ बता, जैसे मैंने आपको बताया, धारा 370 हटाने के बाद। अब उसके बाद से चीन का जो रवैया है भारत की तरफ, वो आक्रामक हो चुका है। और हकीकत ठीक है। जो है वो ये है कि चीन हम पे आज की तारीख पे हावी है। पिछले साल 22 जनवरी 2023 को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें ले के एसपी हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रेजेंट करनी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पे भारत के सैनिक नहीं जा सकते हैं। लास्ट मोमेंट पे इस रिपोर्ट को वहां से निकाल दिया गया, लेकिन अगर आप गूगल सर्च करेंगे, काफी भारत के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने इस रिपोर्ट को कवर किया है। तो हकीकत आज की ठीक। तारीख में यह है कि 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पे हमारे भारत के सैनिक पेट्रोलिंग के लिए नहीं जा सकते। बस एक आखिरी पॉइंट, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। हमने सर डोकलाम देखा, डोकलाम के बाद गलवान देखा, गलवान के बाद हमने यांगत्से देखा, यांगत्से के बाद हमने पिछले 2-3 महीनों में कई बार अरुणाचल का नाम बदलते हुए देखा। ये जो टेंशन है एलएसी पर, ये किस तरफ जा रही है? क्या चीन के राजदूत के बाद आने के बाद क्या ये कम होगी, या फिर जिस प्रकार से माहौल बन रहा है, जिस प्रकार से चीन अपनी सेना पर लगातार इन्वेस्ट कर रहा है, एक बड़े युद्ध की तरफ या फिर छोटे युद्ध की तरफ दोनों देश बढ़ रहे हैं? कैसे देख रहे हैं सर मौजूदा स्थिति? राजीव जी, ये सारी जो टाइमलाइंस हैं, सीमा रेखाएं हैं, हरकतें हैं, वारदातें हैं चीन की,
ये एक ही तरफ पॉइंट करिए, वो है टू फ्रंट वॉर 2035 में, जब पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा जम्मू कश्मीर के लिए और उसी वक्त चीन हम पे हमला करेगा अरुणाचल प्रदेश के लिए। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसपे मैं 5-6 घंटे नॉनस्टॉप बोल सकता हूं, क्योंकि मैं इस पे काफी रिसर्च कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा कि सारी टाइम लाइन्स इस टू फ्रंट वॉर की तरफ जा रही हैं, और तभी एलएसी और एलओसी दोनों को जीवित रखा जा रहा है, लाइव रखा जा रहा है, इसी कारण से क्योंकि इन दोनों देशों के मंसूबे हैं 2035 का टू फ्रंट वॉर। ओके, यानी कि ज्यादा वक्त बचा नहीं है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त दिया और तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाया। थैंक यू कर्नल जयसूरी सर, थैंक यू। जय हिंद सर, थैंक यू।